आदाब नमस्कार, मैं रिदा खानम। आप देख रहे हैं सियासत टीवी पर साउथ इंडिया एक्सप्रेस। एक नज़र डालते आज के मुख्य समाचार पर। तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने आज केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पर पलटवार किया। शाह ने दिवंगत तेलुगु कवि और क्रांतिकारी गद्दार को नक्सली बताया था, जिसके बाद पार्टी नेताओं ने उनसे माफी मांगने की मांग की और पूरे शहर में विरोध प्रदर्शन किए। महेश कुमार गौड़ ने कहा कि शाह की टिप्पणियां न केवल गद्दार का बल्कि तेलंगाना की जनता का भी अपमान है और उन्होंने केंद्रीय मंत्री से अपना बयान वापस लेने का आग्रह किया है। गौड़ ने कहा कि गद्दार ने अपना पूरा जीवन किसानों और मजदूरों के साथ एकजुट होकर संघर्ष करने में बिताया है। उन्होंने अपने गीतों के माध्यम से तेलंगाना के लिए आवाज उठाई है और साथ ही ये भी जोड़ा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वयं इस कवि की प्रशंसा की थी। गौड़ ने यह भी बताया कि तेलंगाना में कांग्रेस सरकार ने दिवंगत कवि के सम्मान में गद्दार फिल्म पुरस्कार शुरू किए थे और उनकी बेटी वेन्नाला को तेलंगाना सांस्कृतिक सारथी का अध्यक्ष नियुक्त किया है। कांग्रेस के नेताओं ने मोदी सरकार द्वारा कमर्शियल एलपीजी की कीमतों में की गई बढ़ोतरी की कड़ी आलोचना की है। उन्होंने तर्क दिया कि इससे रेस्टोरेंट में खाने पीने की चीज़ें महंगी हो जाएंगी, जिससे आम आदमी और छोटे व्यवसायों पर बोझ बढ़ेगा। साथ ही उन्होंने संसद में इस मूल्य वृद्धि के खिलाफ आवाज़ उठाने का संकल्प लिया। कांग्रेस सांसद वामसी कृष्णा गद्दम ने कहा कि सरकार ने आम आदमी को घबराहट में डाल दिया है। हम इसके खिलाफ अपनी आवाज़ उठाएंगे। हम लोगों को भरोसा दिलाते हैं कि हम संसद में इस मुद्दे पर बात। $50 होने से भी आम आदमी को ऑलमोस्ट 100 रुपीज़ पर लीटर चार्ज किया गया था। तो सरकार लास्ट 10 साल में 25 to 30 लाख करोड़ एक्स्ट्रा कमाए और इसके बाद आज जब क्राइसिस सिचुएशन में, वॉर क्राइसिस सिचुएशन में देश है, आम आदमी को पैनिक मोड में डाल दिया गया है ये सरकार। ये अच्छी बात नहीं है। इसके खिलाफ हम आवाज़ उठाएंगे और आम आदमी को भरोसा दिलाना चाहते हैं कि करेक्ट डिसीजंस, डिप्लोमेटिक डिसीजंस लिए तो ऐसे घटना अवॉइड कर सकते हैं। और आज भी हम एलपीजी क्राइसिस में बात करेंगे, पार्लियामेंट में ये उठाएंगे और लास्ट 10 इयर्स जो अमाउंट एक्स्ट्रा टैक्सेशन करके जो 30 लाख करोड़ रुपीस जो गवर्नमेंट ने एक्स्ट्रा कमाई, उसका हिसाब मांगना है। जय। जो फ्लाइट को लेकर एक बार ये हो रहा है कि टिकट जो है वो महंगा करने की बात कही जा रही है, इसको कैसे? फ्लाइट के हिसाब से मैं पर्सनली राम मोहन नायडू जी को भी एक रिप्रेजेंटेशन दे चुका हूँ। बीआरएस विधायक के संजय ने कांग्रेस सरकार पर आरोप लगाया कि उसने तेलंगाना विधानसभा के बजट सत्र को एक सार्थक बहस के बजाय राजनीतिक खींचतान का अखाड़ा बना दिया है। उन्होंने कहा है कि सरकार ने सदन को महज 9 दिनों तक चलाया और वो भी ध्यान भटकाने वाली और अपमानजनक राजनीति के साथ। आज यहां तेलंगाना भवन में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए संजय ने कहा कि राज्य को परेशान करने वाले मुद्दे, जिनमें IT नौकरियों में कमी और राजस्व संग्रह में गिरावट शामिल है, उसको नजरअंदाज कर दिया गया। वहीं सत्ताधारी दल के सदस्य विपक्षी विधायकों पर निजी हमले करने में लगे हुए हैं। उन्होंने कहा कि जब बीआरएस ने लोगों के मुद्दे उठाए और भ्रष्टाचार के मामले में सरकार से सवाल किए तो विधानसभा की कार्रवाई को जानबूझकर बाधित किया गया। उन्होंने प्रस्तावित CBCID जांच की निष्पक्षता पर भी चिंता जताई और आशंका व्यक्त की कि ये जांच पक्षपातपूर्ण हो सकती है क्योंकि ये सरकार के अधीन कार्य करती है। उन्होंने अवैध खनन के आरोपों को लेकर मंत्री को पद से हटाने की मांग की। उन्होंने कहा कि सदन में जनहित के मुद्दे उठाने के कारण उन्हें निशाना बनाया जा रहा है, लेकिन उन्होंने विधानसभा के भीतर और बाहर दोनों जगह लोगों के मुद्दे उठाते रहने का संकल्प लिया है। हैदराबाद के स्कूलों ने अगले शैक्षणिक वर्ष के लिए दाखिले शुरू कर दिए हैं और फीस में भारी बढ़ोतरी कर दी है क्योंकि तेलंगाना सरकार ने अभी तक रेगुलेशन बिल पर कोई फैसला नहीं लिया है। बेगमपेट के एक स्कूल ने अब तक PP1 की फीस लगभग 3.2 लाख रुपए प्रति वर्ष तय कर दी है, जबकि इस स्तर पर बच्चे स्कूल में केवल 3 से 4 घंटे ही बिताते हैं। हालांकि माता पिता फीस में बढ़ोतरी का विरोध कर रहे हैं, लेकिन संस्थान इस पर शायद
कोई ध्यान नहीं दे रहे हैं, क्योंकि ऐसा कोई नियम नहीं है जो उन्हें फीस बढ़ाने पर रोक सके। माता पिता का मानना है कि अगर हैदराबाद के स्कूलों में फीस में बढ़ोतरी इसी तरह जारी रही तो जल्द ही ये उस स्तर तक पहुंच जाएगी जहां माता पिता के लिए इसे वहन करना मुश्किल हो जाएगा। भारी भरकम फीस चुकाने के बाद भी शहर के कई संस्थान ये अनिवार्य कर देते हैं कि किताबें या तो उन्हीं से खरीदी जाएं या फिर उनके द्वारा सुझाए गए किसी दुकान से। हैदराबाद के स्कूलों का मैनेजमेंट आमतौर पर ये दावा करता है कि फीस में बढ़ोतरी शिक्षकों की सैलरी और इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़े दूसरे खर्चों में हुई वृद्धि के कारण है, लेकिन असलियत इसके बिल्कुल ही उलट है। संपर्क किए जाने पर शिक्षकों ने बताया कि उनकी सैलरी छात्रों से मांगी जाने वाली फीस के अनुपात में बिल्कुल भी नहीं आती है। इसके अलावा शिक्षकों ने यह भी बताया कि हर साल उनकी सैलरी में होने वाली बढ़ोतरी बहुत ही मामूली सी होती है। तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी केरल के 2 दिवसीय दौरे पर रवाना हो गए हैं। ये दौरा उनके तेज चुनावी अभियान का हिस्सा है, जिसका मकसद पूरे राज्य में पार्टी की पहुंच और मतदाताओं के साथ जुड़ाव को मजबूत करना है। अपने दौरे के दौरान मुख्यमंत्री तिरुवनंतपुरम, अलापुझा और एर्नाकुलम जैसे अहम जिलों में कई जनसभाओं और रोड शो और पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ बातचीत में हिस्सा लेंगे। आने वाले चुनाव को देखते हुए काफी अहम दौरा माना जा रहा है। पार्टी के वरिष्ठ नेता मतदाताओं से जुड़ने और जमीनी स्तर पर समर्थन जुटाने के लिए अपने चुनावी प्रयासों को तेज कर रहे हैं। आज रेड्डी के कार्यक्रम की शुरुआत तिरुवनंतपुरम से हुई, जहां उन्होंने 9:30 बजे एक रोड शो में हिस्सा लिया। ये रोड शो SM लॉक जंक्शन से मुतातारा तक के अहम रास्ते को कवर किया था और इसमें पार्टी समर्थकों और स्थानीय निवासियों की भारी भीड़ नजर आई थी। पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी के CEC को लिखे पत्र पर MIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि हम SIR के खिलाफ हैं। हमारी रिट याचिका सुप्रीम कोर्ट में लंबित है। EC के पास किसी भी नागरिकता की जांच करने का कोई भी अधिकार नहीं है, ये MHA का काम है। उन्होंने ये भी कहा है कि कई लोगों के नाम एडजुडिकेशन लिस्ट में है, इस पर जल्द से जल्द अहम फैसला लिया जाना चाहिए। चुनाव तो आ ही गए हैं, ये सब बहुत गलत है, इसे ठीक किया जाना चाहिए। SIR के खिलाफ है और हमारे रिट पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है अभी, और SIR ECI को कोई अख्तियार नहीं है सिटीजनशिप किसी का चेक करने का। वो काम मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स का है, इतना ही आपसे कहेंगे। वो तो एजुडिकेशन लिस्ट में बहुत से लोगों के नाम हैं, उसको जल्द से जल्द तय करना चाहिए। अभी तो चुनाव शुरू, इलेक्शन शुरू हो चुका है, तो ये सब बहुत गलत हो रहा है, इसको सही करने की जरूरत है। हैदराबाद में हनुमान जयंती जुलूस से पहले शहर में जुलूस के रास्तों पर पड़ने वाली मस्जिदों पर चादर डाल दी गई है। ऐसा किसी भी अनहोनी से बचने के लिए किया गया है। अफजलगंज, चारमीनार और शहर के दूसरे इलाकों की मस्जिदों पर बड़े बड़े कपड़े डाल दिए गए हैं। जुलूस के दौरान शहर में शांतिपूर्ण माहौल बनाए रखने के लिए पुलिस ने ये तरीका अपनाया है। इस बीच हैदराबाद पुलिस 2 अप्रैल को निकलने वाले जुलूस से पहले शहर में शांतिपूर्ण माहौल बनाए रखने के लिए सभी जरूरी कदम उठा रही है। हैदराबाद शहर के पुलिस कमिश्नर ने अधिकारियों और आयोजकों के साथ एक कोऑर्डिनेशन मीटिंग की अध्यक्षता की, जिसमें बड़े पैमाने पर सुरक्षा और लॉजिस्टिक इंतजामों का रिव्यू किया गया है। पुलिस ने कहा है कि मुख्य यात्रा में कम से कम 168 जुलूसों के शामिल होने की उम्मीद है। सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए अतिरिक्त सशस्त्र बलों के साथ लगभग 3000 पुलिसकर्मियों को तैनात किया जाएगा। पुलिस शहर में धार्मिक जगहों पर ज्यादा चौकस है। मूर्तियों की ऊंचाई, पुलिस ने कहा है कि रास्ते में फ्लाईओवर और रेलवे पुलों को देखते हुए हनुमान जयंती जुलूस के दौरान मूर्तियों की ऊंचाई को लेकर भी खास सावधानी बरतने पर जोर दिया गया है। अधिकारियों ने आयोजकों और हिस्सा लेने वालों से अलर्ट रहने और किसी भी संदिग्ध गतिविधि की तुरंत रिपोर्ट करने का आग्रह किया है। के कविता ने राहुल गांधी की टिप्पणियों पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा है कि चुनाव से पहले तेलंगाना के युवाओं से हर साल 2 लाख नौकरियां देने का वादा किया गया था। हालांकि कांग्रेस सरकार ऐसे कई सरकारी आदेश जारी कर रही है जो नई नौकरियों की अधिसूचनाओं में बाधा डाल रहे हैं, जिससे नौकरी की तलाश कर रहे युवाओं को भारी नुकसान हो रहा है। राहुल गांधी से ये मांग की जा रही है कि वे मुख्यमंत्री को निर्देश दें कि वे लेक्चर परीक्षाओं और DSC प्रक्रियाओं में आने वाली सभी बाधाओं को दूर करें, साथ ही उनकी नौकरी सृजन में आने वाली किसी भी अन्य रुकावट को हटाएं। मोदी जी इलेक्शन के पहले तेलंगाना में आके तेलंगाना के सारे नौजवानों को वादा करके गए कि हर साल 2 लाख नौकरियां देंगे, लेकिन आज अलग अलग तरीके के गवर्नमेंट ऑर्डर्स इन
की कांग्रेस सरकार लेके आती है। और जब भी कोई भी नया नोटिफिकेशन आने वाला है, ये सरकारी ऑर्डर बीच में आ जाती है और नौजवानों को बहुत ही ज़्यादा नुकसान पहुंचाती है। तो हम राहुल गांधी जी से डिमांड करते हैं, आप अपने मुख्यमंत्री जी से बोलिए, जितने भी जीओस अभी डिग्री लेक्चरर्स के एग्जामिनेशंस में जो बीच में अड़चन बन रहे हैं या डीएससी के बीच में अड़चन बन रहे हैं या तो किसी भी तरीके के नौकरी डालने के लिए ये सारे जीओस जो अड़चन बन रहे हैं उनको निकालना पड़ेगा। इसके ऊपर आपको आपके सरकार को काम करना है। राहुल गांधी जी, आप सिर्फ इलेक्शन के टाइम पे नहीं, बाकी टाइम पे भी तेलंगाना में आइए, देखिए हमारे यहाँ का स्टूडेंट्स का क्या हालत है, नौजवानों को क्या हालत है, ये देखिए और सिंसियरली आपने जो वादा किया था उसको निभाइए। थैंक यू। जय तेलंगाना। हाइड्रा ने आज रंगारेड्डी जिले के राजेंद्र नगर मंडल के मेलार देवपल्ली गांव की शास्त्रीपुरम कॉलोनी में एक बड़ा तोड़फोड़ अभियान चलाया है, जिसके तहत सार्वजनिक खेल के मैदान के लिए निर्धारित भूमि पर किए गए अवैध निर्माणों को हटा दिया गया। ये कार्रवाई 188 एकड़ के HUDA अनुमोदित लेआउट के भीतर की गई है, जहां शास्त्रीपुरम में एक खेल के मैदान के लिए लगभग 6500 वर्ग गज का क्षेत्र आधिकारिक तौर पर आरक्षित किया गया था। इससे स्पष्ट निर्धारण के बावजूद अतिक्रमणकारी पिछले 3 सालों से इस जमीन पर अवैध रूप से कब्जा जमाए हुए थे। वे नोटरीकृत दस्तावेजों के माध्यम से भूखंड बेच रहे थे और बिना किसी अनुमति के निर्माण कार्य शुरू कर रहे थे। इस कार्रवाई के दौरान हाइड्रा के अधिकारियों ने निर्माणाधीन G+3 श्रेणी की 5 इमारतों के साथ साथ एक कमरे वाले 2 छोटे छोटे ढांचों को भी हटा दिया है। अधिकारियों ने बताया है कि 2 अन्य इमारतों को भी छेड़ा गया है, क्योंकि उसमें पहले से ही लोग रह रहे थे। जांच पड़ताल के बाद हाइड्रा ने आगे किसी भी तरह के निर्माण के खिलाफ चेतावनी जारी की है और आज सुबह अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई शुरू कर दी। अतिक्रमण हटा दिए गए, जिससे वो जमीन अपने मूल सार्वजनिक उपयोग के लिए फिर से उपलब्ध हो गई। आज एलबी नगर में तनाव फैल गया जब पोल्ट्री दुकानों की राज्यव्यापी बंदी के दौरान करमन घाट में एक चिकन आउटलेट पर विवाद हो गया। ये घटना तब हुई जब स्थानीय चिकन दुकान मालिकों के संगठन के सदस्यों ने एक ऐसी दुकान के मालिक का सामना किया जो बंदी के आह्वान के बावजूद खुली हुई थी। दुकान मालिक की दुकान खुली रखने के रवैये से नाराज होकर प्रदर्शनकारियों ने आउटलेट मालिक के साथ तीखी बहस की। हालात बिगड़कर दोनों पक्षों के बीच हाथापाई में बदल गई, जिसके दौरान कुछ प्रदर्शनकारियों ने कथित तौर पर दुकान से अंडों की ट्रे उठाकर सड़क पर फेंक दी। उन्होंने आगे कड़ा विरोध जताते हुए कहा कि जहां दूसरे लोग एकजुटता दिखाते हुए बंद का पालन कर रहे हैं, वहीं पर कुछ लोग सामूहिक फैसले की अवहेलना करते हुए अपनी दुकानें खुली रखे हुए हैं। सूचना मिलने पर स्थानीय पुलिस ने दखल दिया और हालात को काबू में किया। इस घटना में किसी के भी गंभीर रूप से घायल होने की कोई भी खबर नहीं है। आंध्र प्रदेश पुनर्गठन संशोधन विधेयक 2026 आज लोकसभा में पेश किया गया। इसका मकसद अमरावती को राज्य की एकमात्र राजधानी के तौर पर आधिकारिक रूप से घोषित करना है। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री कार्यालय के मुताबिक इस कदम से राजधानी के दर्जे को कानूनी स्पष्टता मिलेगी, जो कि टीडीपी के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार के विजन के अनुरूप है। इस विधेयक का मकसद आंध्र प्रदेश के पुनर्गठन अधिनियम 2014 में संशोधन करना है, जिसमें ये वाक्यांश जोड़ा जाएगा कि अमरावती नई राजधानी होगी। इस बीच पूर्व मुख्यमंत्री और वाईएसआरसीपी प्रमुख वाईएस जगन मोहन रेड्डी ने टीडीपी प्रमुख और मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू पर आरोप लगाया कि वे राजधानी के मुद्दे का इस्तेमाल भ्रष्टाचार और लूट से ध्यान भटकाने के लिए कर रहे हैं। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए जगन मोहन रेड्डी ने अमरावती को राज्य की एकमात्र राजधानी घोषित करने के कदम के मूल आधार पर ही सवाल उठाया। जगन मोहन रेड्डी ने कहा कि मुझे दिखाओ कि संविधान में कहाँ लिखा है कि हर राज्य की एक ही निश्चित राजधानी होनी चाहिए। संविधान में केवल भारत की राजधानी का जिक्र है। राज्यों के लिए ये केवल शासन के केंद्रों की बात करता है। उन्होंने कहा कि केंद्र ने आधिकारिक तौर पर हाई कोर्ट को बताया कि राजधानी चुनना पूरी तरह से राज्य सरकार का अधिकार है। अगर ये बात हर दूसरे राज्य के लिए सच है तो आंध्र प्रदेश के साथ अलग बर्ताव क्यों किया जा रहा है।
तमिलनाडु में विधानसभा चुनाव की तारीख करीब आ रही है। 23 अप्रैल को यहां के मतदाता वोट डालेंगे। उम्मीद है कि महिला वोटर राज्य में सियासी माहौल को बनाने में अहम भूमिका निभाएंगी। तमिलनाडु वो राज्य है जहां पर महिला मतदाताओं की तुलना पुरुष मतदाताओं से ज्यादा है। राज्य की वोटर लिस्ट में 2.89 करोड़ से ज्यादा महिलाएं हैं, जो कुल वोटर्स का 51% है। पुरुषों से इनकी संख्या 12.21 लाख ज्यादा है। चुनाव आयोग के मुताबिक राज्य में कुल 5.67 करोड़ वोटर हैं, जिनमें से 2.89 करोड़ महिलाएं हैं और 2.77 करोड़ पुरुष हैं। पिछले 5 सालों में जेंडर गैप और बढ़ गया है। 2021 के विधानसभा चुनाव में मतदाताओं में महिलाओं की हिस्सेदारी 50.7% थी, जबकि पुरुषों की हिस्सेदारी 49.3% थी। उस समय महिलाओं की संख्या पुरुषों से लगभग 10.15 लाख ज्यादा थी। इलेक्टोरल रोल के लगभग 74 लाख अयोग्य नाम हटाने के बाद वोटर्स की कुल संख्या कम हो गई है, लेकिन परसेंटेज के हिसाब से अगर महिलाओं की संख्या ज्यादा है, जो बढ़कर 51.7% हो गई है। सियासी दल चुनाव में महिलाओं के असर को पहचानते हुए वेलफेयर स्कीम के जरिए उन्हें टारगेट कर रहे हैं। मुख्यमंत्री एमके स्टालिन की पार्टी डीएमके ने इलाथारसी कूपन के जरिए महिलाओं को हर महीने 2,000 रुपये और सालाना 8,000 रुपये देने का वादा किया है। विपक्षी एआईएडीएमके भी महिलाओं का वोट पाने के लिए बेताब है। उसने फ्री ट्रांसपोर्ट और दूसरे घरेलू फायदों जैसी सब्सिडी के अलावा 10,000 रुपये देने का वादा किया है। तमिलनाडु के सीएम एमके स्टालिन के बयानों पर एआईएडीएमके के प्रवक्ता सत्यन ने कहा कि उदयनिधि स्टालिन और एमके स्टालिन के पास तमिलनाडु की जनता को अपनी उपलब्धियों के तौर पर बताने के लिए कुछ भी नहीं है, इसलिए वे किसी भी व्यक्ति पर, खासकर हमारे नेता पर निजी हमले करने की कोशिश कर रहे हैं। हमने उन्हें बार बार चुनौती दी है कि अगर वे अपनी उपलब्धियों और एआईएडीएमके की उपलब्धियों पर चर्चा करना चाहते हैं तो आइए किसी एक मंच पर आमने सामने बात करें। उन्होंने इस चुनौती को स्वीकार नहीं किया, लेकिन फिर भी वे अपनी उपलब्धियों और कल्याणकारी योजनाओं के बारे में बता रहे हैं। डीएमके के पास इस बात पर बात करने के लिए कुछ भी नहीं है, लेकिन इसीलिए उन्होंने इस तरह के निजी हमलों का सहारा लिया है। हम भी इस तरह की टिप्पणियां कर सकते हैं, लेकिन एआईएडीएमके एक ऐसी पार्टी है जो अपनी मर्यादा और शालीनता बनाए रखती है। साउथ इंडिया एक्सप्रेस में बस इतना ही। मुझे दे इजाजत। आप बने रहे सियासत टीवी के साथ।